हाय फ्रेंड्स, आज हम करेंगे हमारे बुक का चैप्टर 1। बुक से नहीं है बट अकाउंट्स, जो कि क्लास 11 में जब हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे बेसिक चीज जो हम लोग को जानना होता है वो चीज आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हम लोग अकाउंट्स के अलग अलग टर्मिनोलॉजीज के बारे में समझेंगे और ये समझेंगे कि अकाउंट्स में इन टर्मिनोलॉजी का क्या मतलब होता है, क्या इसका इम्प्लीकेशन होता है और फिर इसके मदद से जर्नल एंट्री कैसे किए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं हमारे नोट्स की तरफ, जहां पर हम देखते हैं कि क्या क्या चीज हम लोग को ध्यान देना है। तो सबसे पहला चीज देखो ये है कि अकाउंट्स में हम लोग जनरली अगर क्लासिफाई करते हैं तो अकाउंट्स तीन टाइप से क्लासिफाई होता है। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट, तीन अकाउंट होता है। नाउ व्हेन आई से पर्सनल अकाउंट, व्हाट डज इट मीन? एक सिंपल भाषा में इस पर्सनल अकाउंट का क्या मीनिंग है? बुक से हम लोग जब डेफिनेशंस पढ़ेंगे तो वो तो अलग चीज है, बट आता है कि प्रैक्टिकल लेवल पे जब इसको अप्लाई करना होता है, व्हाट डज दिस पर्सनल अकाउंट मीन टू मी, मेरे लिए इसका क्या मतलब है? तो पर्सनल अकाउंट का मेरे लिए मतलब ये है कि यहाँ पर हम किन पर्सन्स लोगों के साथ डील करने वाले हैं। हु आर द पर्सन्स विद whom आई एम गोइंग टू डील। तो पर्सन्स यहाँ पर कौन कौन हो गए? बायर्स हो गए, सेलर्स हो गए और ओनर्स हो गए। नाउ बायर्स कौन? अब जैसे एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, अज्यूम करते हैं कि हमने एक दुकान खोल रखा है। तो जब हम दुकान खोलते हैं तो दुकान में तीन तरह के पर्सन, तीन कैटेगरी ऑफ पर्सन्स के साथ हम डील करते हैं। वो लोग जो हमसे कुछ सामान खरीदते हैं, जिनको हम जनरली डेटर्स बोलते हैं अकाउंट्स के लैंग्वेज में। वो लोग जिन जिनसे हम सामान खरीदते हैं। बायर्स कौन हो गए? जो हमसे सामान खरीदते हैं। बायर्स आर द पीपल जो हमसे सामान खरीदते हैं, उनको हम डेटर्स बोलते हैं। सेलर्स वो होते हैं जिनसे हम सामान खरीदते हैं और हम उन्हें क्रेडिटर बोलते हैं। तो हम लोग यहाँ एक रिटेलर के जैसे हो गए कि हम सेलर से सामान खरीद के बायर्स को बेचते हैं। और फिर ओनर खुद। अब ये थोड़ा सा अजीब लगेगा कि ओनर खुद मतलब क्या? तो यहाँ पर हमें समझना होगा कि अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में बिजनेस जो है वो एक अलग एंटिटी है और जो उसका ओनर है वो एक अलग एंटिटी है। तो यहाँ जो अकाउंट्स बन रहा है ना, वो ओनर का अकाउंट नहीं बन रहा है, वो अकाउंट बन रहा है बिजनेस का। तो बिजनेस इज टोटली अ डिफरेंट थिंग एंड ओनर इज टोटली अ डिफरेंट थिंग। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं, तो अगर फॉर एग्जांपल मेरे फर्म का नाम राज ट्यूटोरियल है, तो ये जो अकाउंट्स है ये राज ट्यूटोरियल का अकाउंट बन रहा है, ना कि मनीष अग्रवाल का। मनीष अग्रवाल इज ओनर ऑफ राज ट्यूटोरियल। तो क्या हुआ? बट अकाउंट जो है वो राज ट्यूटोरियल के एंटिटी में बनेगा एंड मनीष अग्रवाल जस्ट लाइक एनी अदर पर्सन इज ऑल्सो अ पर्सन हु इज इन कॉन्टेक्ट विद राज ट्यूटोरियल। अब ये जो ओनर है, ये ओनर क्या करेगा? ये ओनर कभी कभी बायर का रोल प्ले करेगा, कभी कभी सेलर का रोल प्ले करेगा। यानी जो ओनर है वो बिजनेस में पैसा लगाता भी है, बिजनेस को अपने पास से सामान भी लाके देता है ताकि बिजनेस रन करना स्टार्ट हो। और फिर क्या होता है, जब बिजनेस रन करने लगता है तो बिजनेस से होता हुआ प्रॉफिट जो है वो प्रॉफिट निकाल के घर भी लेके जाता है। बिजनेस में अगर कोई सामान है जिसका उसे घर में जरूरत है, सपोज मेरा अगर कोई ग्रोसरी शॉप है, तो ग्रोसरी शॉप अगर मेरा है और मेरे घर में मेरे को जो खाने का ग्रोसरी चाहिए वो मैं पड़ोस के दुकान से तो नहीं खरीदूंगा, मैं अपने दुकान से ही लेके आऊंगा उसे। तो ये जो सिचुएशन होता है वहां पर क्या है, जो ओनर है वो अपने बिजनेस से सामान ले रहा है, तो ही इज एक्टिंग लाइक अ बायर। और जब बिजनेस को कुछ जरूरत है, मान लो उसके घर में कोई एक टेबल पड़ा हुआ है, वो काम नहीं आ रहा है और बिजनेस में एक टेबल की जरूरत है, तो वो क्या करेगा? अपना टेबल घर वाला उठा के दुकान में रख देगा कि दुकान में काम आएगा। तो उस समय वो किसका रोल प्ले कर रहा है? वो गिवर का रोल प्ले कर रहा है, यानी सेलर जैसा रोल प्ले कर रहा है। तो जब जो ओनर है वो टेकर का रोल प्ले करता है, यानी बायर का रोल प्ले करता है, तो उसको हम अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में ड्रॉइंग्स बोलते हैं। और जब वो सेलर यानी टेकर का रोल प्ले, गिवर का रोल प्ले करता है, जब ओनर जो है वो बिजनेस को कुछ ला के देता है, तो उससे हम कैपिटल के नाम से पुकारते हैं। ठीक है, तो समझ में आया अकाउंट्स में किसको क्या बोलते हैं? बायर को डेटर्स बोलते हैं, सेलर को क्रेडिटर्स बोलते हैं, और ओनर अगर लेता है तो ड्रॉइंग्स कहलाता है और देता है तो कैपिटल कहलाता है। ठीक है, तो ये पर्सनल अकाउंट हम लोग का एब्सोल्युटली क्लियर हो गया कि पर्सनल अकाउंट में क्या चीज है, कैसे करना है, क्या किसको क्या बोलते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं रियल अकाउंट। रियल का मतलब होता है सिंपल भाषा में थिंग्स, यानी ऐसी चीजें जिसे हम पकड़ सकते हैं, जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसको हम होल्ड कर सकते हैं। तो थिंग्स में क्या क्या हो जाता है जनरली?
स्टॉक होते हैं और असेट्स होते हैं। स्टॉक किसे कहते हैं अकाउंट्स की भाषा में? उन चीजों को जिसे हम बेचने के पर्पज से खरीदते हैं। अगर मेरा सपोज ग्रोसरी शॉप है और वहां पर मैं शुगर बेचना चाहता हूँ, तो शुगर जब मैं खरीदता हूँ तो मेरा इंटेंशन होता है उसे बेचने का, तो शुगर मेरे लिए क्या हो गया? स्टॉक हो गया। पर वही ग्रोसरी शॉप में अगर मैं फर्नीचर खरीदता हूँ तो मेरा इंटेंशन फर्नीचर को बेचने का नहीं है, मेरा इंटेंशन अपने फर्नीचर को अपने शॉप में या अपने ग्रोसरी शॉप में यूज करने का है। तो जिस चीज को मैं यूज करने के इंटेंशन से खरीदता हूँ वो मेरे लिए असेट हो जाता है, और जिसे मैं बेचने के इंटेंशन से खरीदता हूँ वो मेरे लिए स्टॉक हो जाता है। ठीक है, ये समझ में आया? तो ये रियल अकाउंट वाला अपने को समझ में आ गया। अब अपने आते हैं नॉमिनल अकाउंट में कि नॉमिनल अकाउंट का क्या रोल होता है। नॉमिनल अकाउंट होता है जो खर्चा और कमाई का डिटेल्स मेंटेन करके रखता है। यानी नॉमिनल अकाउंट्स में हम देखते हैं कि मेरा खर्चा कितना हुआ या लॉसेस कितना हुआ एक तरफ, और दूसरा अगर इनकम हुआ तो इनकम कितना हुआ और गेन कितना हुआ। ठीक है, तो नॉमिनल अकाउंट इन सब चीजों को रिकॉर्ड करता है। अब क्या है, एक गोल्डन रूल है कि पर्सनल अकाउंट को कैसे अप्लाई करते हैं जर्नल एंट्री करते समय, रियल अकाउंट को कैसे करते हैं और नॉमिनल अकाउंट को कैसे करते हैं। तो पर्सनल अकाउंट को जब हम करते हैं तो उस समय एंट्री होता है डेबिट द रिसीवर, यानी जो भी रिसीवर है, जैसे बायर मेरे लिए क्या है? रिसीवर है। क्रेडिटर मेरे लिए क्या है? गिवर। तो हमेशा डेटर्स जो कि रिसीवर है उसको हम डेबिट करेंगे और क्रेडिटर जो कि गिवर है उसको हम क्रेडिट करेंगे। ठीक है, पर ये नहीं है कि हमेशा डेटर रिसीवर ही होता है, कभी कभी डेटर गिवर भी हो जाता है। सपोज उसने सामान मेरे से उधारी में लिया, उस समय वो रिसीवर था, उस समय हमने उसको डेबिट किया, पर मान लो अब वो मेरे को पेमेंट देने आ रहा है, तो जब वो मुझे पैसा देने आ रहा है उस समय वो गिवर है, तो उस समय मैं उसे क्रेडिट करूंगा। तो ऐसा नहीं है कि हम कोई एक फुल प्रूफ एग्जांपल ले सकते हैं कि इसको हमेशा डेबिट करेंगे या इसको हमेशा क्रेडिट करेंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता अकाउंट्स। अकाउंट्स में सब कुछ डिपेंड करता है ऑन द ट्रांजैक्शन, कि वो जो ट्रांजैक्शन हुआ है उस ट्रांजैक्शन में कौन गिवर है और कौन रिसीवर है। जो भी गिवर होगा उसे क्रेडिट करो, जो भी रिसीवर होगा उसे डेबिट करो। किसके बेसिस पे? उस ट्रांजैक्शन के बेसिस। तो पहले से कुछ मेंटली डिसाइड नहीं करेंगे कि इसको हमेशा डेबिट करना है या इसको हमेशा क्रेडिट करना है, ऐसा हम लोग कभी भी पहले से मेंटली डिसाइड नहीं करेंगे। फिर थिंग्स के केस में यानी रियल अकाउंट के केस में, जो भी सामान मेरे पास आ रहा है उसे डेबिट करो और जो भी सामान मेरे पास से जा रहा है उसे क्रेडिट करो। तो रूल सिंपल है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो डेबिट जो आ रहा है, क्रेडिट जो जा रहा है। क्लियर? और फिर नॉमिनल अकाउंट के केस में क्या होगा? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो जो भी मेरे एक्सपेंसेस और लॉसेस है उसे डेबिट करो और जो भी इनकम्स और गेन है उसे क्रेडिट करो। ठीक है, जितने भी एक्सपेंसेस है या लॉसेस है उसे हम डेबिट करेंगे और जो भी मेरे इनकम है, प्रॉफिट है, गेन है उसे हम क्रेडिट करेंगे। तो ये हो गया गोल्डन रूल जिसके बेसिस पे एक्चुअली जर्नल एंट्री किया जाता है। अब मैं यहाँ पर एक लिस्ट देता हूँ, लिस्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस। इससे क्या होगा? इससे हमें जर्नल एंट्री करने में बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि गोल्डन रूल तो हम अप्लाई करेंगे, पर गोल्डन रूल अप्लाई के साथ साथ ये पता होना चाहिए कि ओवरऑल बिजनेस में कितने ट्रांजैक्शंस पॉसिबल है और वो ट्रांजैक्शन कैसे 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 किए जाते हैं। उससे फायदा क्या होगा कि एक बार मैं मेंटली पूरा प्रिपेयर्ड हो जाऊंगा कि दीज आर द ट्रांजैक्शंस व्हिच आई एम गोइंग टू फेस। अपने जब भी सम्स करेंगे या जब भी आगे चलेंगे अकाउंट्स में, ये सारा ट्रांजैक्शंस मुझे करना पड़ सकता है। और पहले से एक बार अगर हम प्रिपेयर्ड रहेंगे कि इस ट्रांजैक्शंस का जर्नल एंट्री क्या होता है, तो हर छोटे 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 ट्रांजैक्शंस के लिए मुझे गोल्डन रूल के पास जाके अप्लाई करके वहां पर सोचना नहीं पड़ेगा। ये हम लोग के लिए फटाफट होने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हम लोग को एक तरह से याद हो गया है कि ये ट्रांजैक्शन का ये एंट्री होता है। तो आगे चल के क्या होगा, हम इसमें टाइम बहुत बचा पाएंगे। गोल्डन रूल हर छोटा छोटा जगह पे गोल्डन रूल हमें अप्लाई करना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप ऑटोमेटिक हो जाएगा। मतलब ऐसा नहीं कि हम गोल्डन रूल अप्लाई नहीं कर रहे हैं, पर क्योंकि हमने ट्रांजैक्शंस को पूरा समझ लिया है, उसको अप्लाई करके प्रैक्टिस कर लिया है, तो क्या होगा, वो ऑटोमेटिक रूप में अपने आप होने लगेगा। तो क्या क्या ट्रांजैक्शंस होते हैं? परचेज का हम करते हैं बिजनेस में, हम कुछ सामान बिक्री करते हैं। फिर बिजनेस में कुछ एक्सपेंसेस होते हैं, बिजनेस के कुछ इनकम होते हैं। फिर बिजनेस में हम कभी पैसा लेते हैं किसी से, कभी किसी को पेमेंट करते हैं। फिर ओनर जो है वो बिजनेस के साथ बहुत सारे ट्रांजैक्शन करता है, जैसे मैंने अभी शुरू में एग्जांपल्स बताया कि ओनर कभी कुछ दे देता है, कभी कुछ ले लेता है, ये सारे ट्रांजैक्शंस है। फिर मेरे पास कैश होता है और बैंक अकाउंट होता है।
तो कैश अगर बैंक में जमा हुआ तो क्या एंट्री होगा, अगर बैंक से रुपया निकाल के लेके आए दुकान में तो क्या एंट्री होगा। तो ये सारा ट्रांजैक्शंस करेंगे और फिर एडजस्टमेंट एंड इंटरनल ट्रांजैक्शंस होते हैं। पर अभी हमारा फोकस जो है 1 to 7 तक रहेगा, एडजस्टमेंट एंट्री अभी हम फोकस नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं परचेजेस। परचेज कितने अलग अलग प्रकार के होते हैं, और मतलब परचेज तो परचेज होता है, पर करने का मोड तरीका क्या क्या अलग अलग होता है। तो परचेज में हम क्या कर सकते हैं, गुड्स परचेज कर सकते हैं और असेट्स परचेज कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि गुड्स खरीद सकते हैं, गुड्स यानी जिन चीजों को मैं बेचने के लिए खरीद रहा हूँ, और असेट यानी जिन चीजों को मैं यूज करने के लिए खरीद रहा हूँ। अब जिन चीजों को मैं बेचने के लिए खरीद रहा हूँ, दैट इज गुड्स, वो मैं या तो नकदी यानी कैश पैसा देके खरीद सकता हूँ या क्रेडिट में खरीद सकता हूँ। क्रेडिट में खरीदने का मतलब होता है उधारी में खरीदना। मैं किसी से सामान खरीद के लाया, बोला आपको बाद में पैसा दो, तो उसे बोलते हैं क्रेडिट परचेज। कैश परचेज का मतलब होता है कि अभी नकदी में पैसा देना। ठीक है, ठीक है। तो जब हम उधारी में किसी से खरीदते हैं तो उसे हम क्रेडिट कहते हैं। अब आता है एक एक करके एंट्री समझते हैं कि क्या होगा। असेट क्या होता है, हम लोग को पता है, जब हम किसी चीज को यूज करने के लिए खरीदते हैं तो उसे असेट कहते हैं। असेट भी हम कैश में खरीद सकते हैं या क्रेडिट में खरीद सकते हैं। अब गुड्स जब हम कैश में खरीदते हैं तो उसका एंट्री क्या होता है। तो गुड्स जब खरीदते हैं तो डेबिट व्हाट कम्स इन, मेरे पास क्या आ रहा है, गुड्स आ रहा है। तो लॉजिकली आप लोग के मन में आएगा कि सर गुड्स अकाउंट डेबिट। गुड्स बोल के कोई अकाउंट नहीं होता, आ रहा है गुड्स मेरे पास, तो लॉजिकली गुड्स अकाउंट डेबिट होना चाहिए। पर अकाउंट्स में गुड्स के जगह पे उस अकाउंट का नाम होता है परचेज अकाउंट, इसीलिए हम गुड्स अकाउंट नहीं लिखते हैं, हम लिखते हैं परचेज अकाउंट। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, सामान आ रहा है और पैसा जा रहा है। कैश भी रियल अकाउंट है, याद रखना। तो कैश क्या है, रियल चीज है जिसे हम पकड़ सकते हैं, तो वो चीज बाहर जा रहा है। और गुड्स रियल चीज है जो अंदर आ रहा है। तो एक तरह से गुड्स आ रहा है, पैसा जा रहा है। तो गुड्स इन पैसा आउट, गुड्स इन पैसा आउट, गुड्स इन पैसा आउट। तो यहाँ पर क्या हुआ, गुड्स इन जब होगा तो एंट्री करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट, और पैसा आउट यानी कैश अकाउंट क्रेडिट। तो परचेज अकाउंट डेबिट करेंगे, कैश अकाउंट क्रेडिट करेंगे। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो यहाँ पर जर्नल एंट्री क्या बन जाता है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और क्रेडिट में जब करते हैं हम लोग, क्लियर, तो क्रेडिट में जब परचेज करते हैं तो एंट्री क्या हो जाता है, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। अब क्या हो जाता है, अब ये क्रेडिटर वर्ड नहीं लिखते हैं, ये तो मैंने क्रेडिटर लिखा है। सपोज अगर हम मिस्टर श्याम से कोई सामान उधारी में खरीदे तो अपना एंट्री होगा परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर श्याम अकाउंट। ठीक है, क्रेडिटर वर्ड नहीं लिखे, क्रेडिटर उसको बोलते हैं जिससे हम सामान खरीदे, तो उसका नाम होगा ना, जिससे हम खरीदे उसका नाम लिखे। यहाँ तो कोई नाम नहीं है इसलिए मैंने लिखा क्रेडिटर। ठीक है, अब कभी कभी क्या होता है, सिचुएशन हो जाता है मिक्स्ड सिचुएशन, कि मैं सपोज 2000 रुपया का सामान खरीदा, जैसे यहाँ एग्जांपल है 100 रुपया, तो चलो यही लेते हैं। 100 रुपया का सपोज मैंने सामान खरीदा, मेरे पास उस समय पॉकेट में सिर्फ 60 रुपया, तो मैंने उसे 60 रुपया पेमेंट कर दिया और कहा 40 रुपया मैं कुछ दिन बाद आपको दे जाऊं। तो यानी 60 रुपया का 60 रुपया मैंने नकदी में खरीदा कैश में, और 40 रुपया उधारी में। तो एंट्री क्या हो जाएगा, परचेज अकाउंट डेबिट 100 टू कैश या बैंक। देखो यहाँ पर जो परचेज टू कैश लिखा है, यहाँ पर बैंक भी हो सकता है। अगर मैं उसे चेक से पेमेंट करूं तो टू बैंक अकाउंट लिखेंगे, कैश अकाउंट नहीं। और अगर मैं कैश में पेमेंट करूंगा तो टू कैश अकाउंट लिखेंगे। वैसे यहाँ पर लिखा है परचेज अकाउंट डेबिट 100 टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट। तो कैश में पेमेंट किया तो कैश, चेक से पेमेंट किया तो बैंक, और जितना उधारी रहा 40 रुपया टू क्रेडिटर अकाउंट 40। समझ में आ गया। सिमिलरली जब हम असेट खरीदते हैं तो एंट्री हो जाता है असेट अकाउंट डेबिट टू कैश, अगर हम नकदी में खरीद रहे हैं। और अगर चेक से पेमेंट कर रहे हैं तो असेट अकाउंट डेबिट टू बैंक हो जाएगा। अब ये असेट अकाउंट नहीं लिखेंगे, असेट में क्या होता है, असेट होता है जैसे प्लांट एंड मशीनरी हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर एंड फिक्सचर हो गया, जो भी प्रॉपर्टी जिसको बोलते हैं, जो मेरे दुकान का पूंजी है, प्रॉपर्टी है, जो नजर आता है, जिसे मैं यूज करता हूँ, वो सब मेरे लिए असेट्स है। तो उनका नाम लिखा जाएगा। ये नहीं कि हम असेट लिख दें, फर्नीचर खरीदे और एंट्री तुम लोग कर रहे हो असेट अकाउंट डेबिट टू कैश, नहीं, तब लिखेंगे फर्नीचर एंड फिक्सचर अकाउंट डेबिट टू कैश, नॉट असेट अकाउंट। असेट तो बोलने के लिए, ये जनरल वर्ड है, पर जो चीज खरीदेंगे उसका एंट्री करेंगे तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश करेंगे।
और अगर उधारी में खरीद रहे हैं तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर कर देंगे। क्रेडिटर में भी क्या, उसका नाम जिससे खरीद रहे हैं। ठीक है, ये सब जनरल वर्ड्स है, ये सब नहीं लिखेंगे एंट्री करते समय। उस समय सपोज अगर हम फर्नीचर खरीद रहे हैं तो लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट, और मिस्टर श्यामलाल से खरीद रहे हैं तो मिस्टर श्यामलाल अकाउंट। और अगर थोड़ा सा कैश थोड़ा सा उधारी हुआ तो जैसे यहाँ पर ट्रांजेक्शन किए थे बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर हो जाएगा। असेट अकाउंट डेबिट, सपोज 100 रुपया, टू कैश 60 रुपया, अगर चेक से पेमेंट किए तो टू बैंक, टू क्रेडिटर 40 रुपया। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट परचेज। तो परचेज जब भी हम करते हैं इसमें और कोई तरीका नहीं है परचेज करने का, या तो गुड्स खरीदेंगे या असेट, या तो कैश में या तो क्रेडिट। सिमिलरली अब देखते हैं जब हम सेल्स करेंगे तो क्या होगा। तो सेल्स जब हम करते हैं तो सेल्स का भी ऐसा ही कुछ ट्रांजेक्शन्स बनेगा। ठीक है, तो सेल्स जब हम करेंगे तो गुड्स सेल करेंगे या तो असेट सेल करेंगे। अब यहाँ पर डाउट आएगा, सर आप तो बोले थे कि असेट यूज करने के लिए होता है, बेचने के लिए नहीं होता है। मैं आज भी बोलता हूँ असेट यूज करने के लिए होता है, बट चीज क्या है, कभी कभी कोई असेट पुराना हो जाता है तो उसको अपने कबाड़ी के भाव बेच देते हैं ना, सेकंड हैंड बेच भी देते हैं कभी कभार। ये हमेशा नहीं होता है, कभी कभार ये ट्रांजेक्शन होता है, बट होता तो है ना। तो अगर ऐसा कोई ट्रांजेक्शन हुआ तो क्या करेंगे। और नॉर्मली हम लोग क्या बेचते हैं, गुड्स को बेचते हैं। तो जब हम गुड्स को बेचेंगे तो बेचेंगे या तो नकदी में या तो उधारी में। अगर नकदी में बेच रहे हैं तो उसे कैश ट्रांजैक्शंस बोलते हैं, अगर उधारी में बेच रहे हैं तो उसे क्रेडिट ट्रांजैक्शंस बोलते हैं। तो अगर कैश में हम सेल्स कर रहे हैं कुछ तो एंट्री हो जाता है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, और अगर उधारी में बेच रहे हैं कोई चीज तो डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, जब हम कैश में कोई सामान बेच रहे हैं तो पैसा आ रहा है सामान जा रहा है, कैश इन गुड्स आउट, कैश इन गुड्स आउट, कैश इन गुड्स आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश डेबिट इन, गुड्स क्रेडिट आउट। तो गुड्स का अकाउंट का नाम होता है सेल्स अकाउंट। तो पैसा आ रहा है कैश अकाउंट डेबिट, सामान जा रहा है सेल्स अकाउंट क्रेडिट, कैश अकाउंट डेबिट सेल्स अकाउंट क्रेडिट, इसीलिए कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। जब उधारी में होता है तो डेटर आ जाता है। डेटर क्या है, पर्सन है। तो पर्सन के लिए डेबिट द रिसीवर। तो डेटर जो भी है, मान लो मिस्टर आकाश मेरा डेटर है, आकाश को हमने कोई सामान दिया, तो मिस्टर आकाश अगर मेरा डेटर है तो आकाश अकाउंट डेबिट, क्यों, क्योंकि ही इज अ रिसीवर, डेबिट द रिसीवर। आकाश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, आकाश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, आकाश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ठीक है, सिमिलरली अगर असेट हम बेच रहे हैं तो सेम चीज है, अगर हम कैश में बेच रहे हैं पैसा आ रहा है सामान जा रहा है। असेट मान लो फर्नीचर है तो कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, कैश इन फर्नीचर आउट, कैश इन फर्नीचर आउट। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट, तो एंट्री हो गया कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। सिमिलरली अगर उधारी में बेच रहे हैं तो सपोज वही मिस्टर आकाश को अगर बेच रहे हैं तो मिस्टर आकाश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। आकाश कौन है, रिसीवर है, डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर। आकाश इज अ रिसीवर, डेबिट द रिसीवर। जो मेरे से सामान ले रहा है वो रिसीवर है, उसको डेबिट करेंगे। जो मेरे को सामान दे रहा है वो गिवर है, उसको क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ आकाश मेरे से सामान ले रहा है, इज अ रिसीवर, तो उसको डेबिट करेंगे। तो आप डेबिट क्या हो जाएगा, आकाश अकाउंट डेबिट, और सामान क्या जा रहा है, फर्नीचर टू फर्नीचर, आकाश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। और वही चीज यहाँ पर अगर मिक्स ट्रांजेक्शन हो गया, मान लो मिक्स ट्रांजेक्शन का मतलब होता है थोड़ा पैसा आया और थोड़ा उधारी। तो सपोज आकाश मेरे से 10,000 रुपया का कोई सामान खरीदा, मेरे को 8,000 रुपया पेमेंट किया, बोला 2,000 रुपया हम बाद में देंगे, तो 2,000 रुपया का वो मेरे लिए डेटर हो गया। तो मेरे लिए एंट्री क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट 8,000 रुपया, आकाश अकाउंट डेबिट 2,000 रुपया, टू सेल्स अकाउंट 10,000 रुपीज। ठीक है, मैं यहाँ पर एंट्री लिख के दिखा रहा हूँ अगर किसी को कंफ्यूजन है, क्योंकि इस नोट्स में नहीं है। यहाँ एंट्री क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट, ये नोट डाउन कर लो आप लोग। मेरे पास 8,000 रुपया आया, फिर आकाश अकाउंट डेबिट, क्योंकि उसने मेरे से 2,000 रुपया बोला बाद में पेमेंट करेगा, टू सेल्स अकाउंट 10,000। तो कैश अकाउंट डेबिट, आकाश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ये एंट्री हो जाएगा अगर मिक्स ट्रांजेक्शन का कोई कंसेप्ट आया तो। ठीक है, वही अगर असेट होता तो ये सेल्स के जगह क्या हो जाता, असेट के बदले अगर फर्नीचर हम बेचे होते तो यहाँ फर्नीचर अकाउंट 10,000 रुपीज हो जाता। ठीक है, यानी सेकंड कैटेगरी का बात करो, जहां हम कोई असेट बेच रहे हैं
वो अगर मिक्स ट्रांजेक्शन होगा तो कैश अकाउंट डेबिट, आकाश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर 10। क्लियर, समझ में आ गया कि परचेज अकाउंट का ट्रांजेक्शन कैसे करते हैं, सेल्स अकाउंट का ट्रांजेक्शन कैसे होता है। अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट कैटेगरी। नेक्स्ट कैटेगरी जैसे एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंसेस के साथ क्या होता है, जो भी मेरा खर्चा है, अब ये एक्सपेंसेस क्या है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस हो गया, रेंट हो गया, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हो गया, इंश्योरेंस का प्रीमियम देना हो गया, लाइटिंग एक्सपेंसेस हो गया, और भी कुछ एक्सपेंसेस हो सकता है, ठीक है। तो कोई भी एक्सपेंसेस है, जब हम उसे पे करते हैं, व्हेन आई एम पेइंग द एक्सपेंसेस, तो एंट्री हो जाता है एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश। यानी एक्सपेंसेस का क्या है, एक्सपेंसेस इज अ नॉमिनल अकाउंट, और नॉमिनल अकाउंट का नियम क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो यहाँ पर तो एक्सपेंस है, तो ये एक्सपेंस हमेशा ही डेबिट होगा, ये कभी क्रेडिट नहीं हो सकता एक्सपेंसेस, ठीक है। एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट होता है। क्रेडिट होता है वो एडजस्टमेंट एंट्री में होता है, कभी कभार कुछ राइट ऑफ करना हुआ, वो बात का चीज है, पर नॉर्मली एक्सपेंसेस इज ऑलवेज डेबिटेड। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, तो एंट्री क्या हुआ, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। और क्योंकि हम पेमेंट कर रहे हैं, पैसा जा रहा है, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो एक्सपेंस टू कैश, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। और ड्यू एंट्री जब होगा, ड्यू एंट्री का मतलब क्या हुआ, मेरा एक्सपेंसेस देना बाकी है, मैंने अभी तक पेमेंट नहीं किया है, तो एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। एंट्री क्या हो जाएगा, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग का मतलब ये पैसा देना बाकी है जो मैंने अभी तक पेमेंट नहीं किया है। फिर आ जाते हैं हम लोग इनकम के केस में। इनकम इज ऑलवेज क्रेडिटेड, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो इनकम जब मेरे को मिला है, तो मेरे को इनकम नहीं मिलता है, मेरे को एक्चुअली हाथ में कैश आता है, और अगर चेक आया तो बैंक बोलते हैं, कैश आया तो कैश बोलते हैं, चेक आया तो बैंक बोलते हैं, एनी केस। तो जब मेरे हाथ में आया तो उसको क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट या फिर बैंक अकाउंट डेबिट, जो भी, टू इनकम। ये इनकम वर्ड नहीं लिखेंगे, इनकम का जो सोर्स होगा, जैसे यहाँ पर भी एक्सपेंस वर्ड नहीं लिखते हैं, एक्सपेंस का जो सोर्स होता है, मान लो एक्सपेंस अगर मेरा रेंट है, तो यहाँ एंट्री होगा रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, रेंट देना बाकी है तो रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट होगा। एक्सपेंस वर्ड नहीं लिखेंगे, एक्सपेंस तो खाली जनरल वर्ड है, जो खर्चा होगा वो लिखेंगे। वैसे इनकम में भी क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू, सपोज मेरे को कमीशन मिलने वाला है, तो कमीशन अगर मेरे को मिलता है तो एंट्री क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन। और वही कमीशन अगर मिलना बाकी है, मैंने काम कर दिया है, मेरे को कमीशन मिलना चाहिए पर वो मिलना बाकी है, तो एंट्री हो जाएगा अक्रूड कमीशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन, ठीक है। ड्यू अक्रूड में क्या हो जाएगा, अक्रूड कमीशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन। क्लियर। फिर हम लोग आ जाते हैं कैश ट्रांजैक्शन में, कि कैश में क्या होता है, कैश के साथ जनरली क्या होता है, या तो पैसा मिलता है या तो पैसा देते हैं। ट्रांजैक्शन क्या होगा, अगर कस्टमर से मेरे को मिल रहा है और कस्टमर को मैं साथ ही साथ डिस्काउंट अलाउ भी कर रहा हूं। डिस्काउंट अलाउ क्या होता है, सपोज कि कस्टमर को मैंने, यहाँ पर एग्जांपल है, 800 रुपए का सामान बेचा, सपोज कस्टमर का नाम था गरिमा, तो मैंने गरिमा को 800 रुपए का सामान बेचा, और मैंने उससे कहा कि ठीक है तुम मेरे को 750 रुपया पेमेंट कर दो, हो गया, और कुछ नहीं देना। यानी आई एम गिविंग हर अ डिस्काउंट ऑफ 50 रुपीज। 800 का सामान अगर मैं उसे 750 में बेच रहा हूँ, तो आई एम गिविंग हर अ डिस्काउंट ऑफ 50 रुपीज। तो यहाँ पर एंट्री क्या हो जाएगा, पैसा मेरे पास कितना आएगा, 750 रुपया, और 50 रुपया उधारी नहीं है, मैंने उसे डिस्काउंट दे दिया, ये मेरा खर्चा है या लॉस है, जो भी बोलो। तो कैश अकाउंट डेबिट 750, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 50 रुपीज। डिस्काउंट अलाउड चाहे एक्सपेंस बोल दो या लॉस बोल दो, अल्टीमेटली डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज। तो जो भी नाम से हो, या एक्सपेंस के नाम से या लॉस के नाम से, इसे डेबिट करना है। तो कैश में आया 750 रुपया, डिस्काउंट अलाउड किए 50 रुपया, अल्टीमेटली टू गरिमा अकाउंट 800। गरिमा कौन है, गरिमा इज अ गिवर, ठीक है। तो गरिमा ने मुझे पैसा दिया, तो शी इज अ गिवर, तो क्रेडिट द गिवर। तो कैश अकाउंट डेबिट 750, डेबिट व्हाट कम्स इन, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट है, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस टू गरिमा, गरिमा इज अ गिवर, तो क्रेडिट ऑल गिवर, जो भी गिवर है उसे क्रेडिट कर। और उसी तरह से अगर मैं किसी को पेमेंट कर रहा हूँ, कोई मेरा क्रेडिटर है, मैं उसे पेमेंट कर रहा हूँ, तो वो जो बंदा है, सपोज यहाँ पर मनीष मैंने एग्जांपल लिया, वो मेरे से 800 रुपया पाता है, तो मैंने उसे 800 रुपया पेमेंट किया,
वो मेरे से 800 पाता है, तो वो मेरे को बोला एक काम करो, आप 750 रुपया पेमेंट कर दो और कुछ नहीं देना, यानी उस क्रेडिटर ने मुझे 50 रुपये डिस्काउंट दिया। तो मेरे लिए क्या हो गया, मेरे लिए वो चीज हो गया 50 रुपये डिस्काउंट रिसीव, उसके लिए डिस्काउंट अलाउड, पर मेरे लिए तो रिसीव, तो मैं तो अपने बुक्स का एंट्री करूंगा। तो डेबिट द रिसीवर, मैंने किसको पैसा दिया, मनीष नाम के किसी बंदे को, तो मनीष अकाउंट डेबिट 800 रुपया, कितना पैसा दिया, टू कैश और टू डिस्काउंट रिसीव्ड, मुझे 50 रुपया का डिस्काउंट रिसीव हुआ, तो टू डिस्काउंट रिसीव। क्लियर? तो ये था कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शन। अब हम समझते हैं कि ओनर जो होता है वो कैसा कैसा ट्रांजैक्शन बिजनेस के साथ कर सकता है। तो ओनर जब गिवर का रोल प्ले करेगा, यानी ओनर अपने घर से, अपना पर्सनल प्रॉपर्टी से कोई सामान दुकान में लेके जा रहा है, ही इज एक्टिंग एज अ गिवर, तो वो क्या दे सकता है, या तो कैश दे सकता है बिजनेस को, या तो वो घर का कोई प्रॉपर्टी या असेट दुकान में ले जा सकता है। तो जब वो कैश दे रहा है तो बिजनेस के लिए तो कैश इज इन, ओनर बन के मत सोचना, बिजनेस बन के सोचना, बिजनेस के लिए पैसा आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, ओनर जब देता है तो उसका टेक्निकल नेम क्या है, कैपिटल, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। और जब ओनर असेट देता है, कोई प्रॉपर्टी लाके देता है, तो असेट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। सपोज ओनर ने अपने घर का कोई फर्नीचर लाके दुकान में रख दिया, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। उसी तरह से जब ओनर लेता है वापस, ओनर जब लेता है, तो अगर वो कैश लेता है तो क्या हो जाएगा, लेने का टेक्निकल नेम है ड्रॉइंग्स, तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि कैश क्यों, क्योंकि बिजनेस के पर्सपेक्टिव से सोचो कि पैसा बाहर जाता है, ओनर बन के मत सोचना कि मेरे पास तो पैसा आ रहा है, ये मत सोचो, दुकान बन के सोचो, दुकान बोल रहा है मेरे पास से तो पैसा जा रहा है, ओनर अगर दुकान से पैसा ले रहा है, नहीं दुकान के पास से पैसा जा रहा है, तो ले रहा कौन है, ओनर, ओनर का नाम क्या है, ड्रॉइंग्स, ओनर जब लेता है तो उसका नाम है ड्रॉइंग्स, तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, और अगर बैंक से रुपया निकाला है दुकान के बैंक अकाउंट से तो बैंक, और वही अगर दुकान से सामान ले रहा है तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, क्योंकि गुड्स ले रहा है तो गुड्स जब आया था तो वो परचेज के नाम से आया था, तो अब वहां से निकल रहा है तो परचेज के नाम से निकलेगा, तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज। अब कुछ लोग को डाउट होगा कि सर ड्रॉइंग्स टू सेल्स क्यों नहीं, क्योंकि सामान जब हम बेचते हैं तो सेल्स लिखते हैं, हाँ जब बेचते हैं तो सेल्स लिखते हैं, क्यों लिखते हैं, क्योंकि उस सेल्स में प्रॉफिट भी इंक्लूडेड होता है, 10 रुपए का सामान हम 12 रुपए में बेचते हैं, 2 रुपए का प्रॉफिट उसमें इंक्लूडेड होता है, पर ओनर जब 10 रुपए का सामान अपने घर में लेके आ रहा है तो वो 12 रुपए में नहीं लेके आ रहा है, वो 10 रुपया नहीं लेके आ रहा है, तो उसमें कोई प्रॉफिट नहीं जुड़ा हुआ है, इसीलिए हम उसको परचेज बोलते हैं, सेल्स नहीं बोलते। तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज लिखेंगे, सेल्स नहीं लिखेंगे। फिर आता है कैश और बैंक का आपस में क्या ट्रांजैक्शन होता है, तो कैश और बैंक का ट्रांजैक्शन को समझते हैं क्या है। जैसे कैश और बैंक को ध्यान से समझना, ये थोड़ा टेक्निकल है। एक है इंडिविजुअल ओनर दैट इज मनीष अग्रवाल, और एक है उसका बिजनेस यूनिट जैसे राज ट्यूटोरियल। तो मनीष अग्रवाल का भी अपना एक पर्सनल कैश है और अपना एक पर्सनल सेविंग्स अकाउंट या बैंक अकाउंट बोल लो वो है, और राज ट्यूटोरियल का भी एक कैश बॉक्स है जिसको हम सिंपल भाषा में गल्ला बोलते हैं, ठीक है, और एक बैंक अकाउंट है जो राज ट्यूटोरियल के नाम से बैंक अकाउंट। अब क्या होता है, इन लोगों में जब आपस में लेन देन होगा, जैसे एंट्री नंबर ए में क्या दिख रहा है हम लोग को कि राज ट्यूटोरियल का कैश से रुपया निकल के बैंक में जमा हो रहा है, तो यानी कैश से निकल रहा है बैंक में जमा हो रहा है, तो बैंक रिसीवर हो गया एक तरह से, और कैश इज गोइंग आउट, तो एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ऐसे सिंगल लाइन में कभी मत लिखना, अभी तक जैसे जर्नल एंट्री लिखते आ रहे थे ऐसे करके वैसे ही लिखेंगे, ये जगह नहीं था इसलिए मैंने सिंगल लाइन में लिखा, पर ऐसे लिखते नहीं है कभी। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि बैंक इज अ रिसीवर और कैश इज गोइंग आउट। नेक्स्ट बी देखो, बी में क्या हो रहा है, बैंक से रुपया निकाल के कैश में जा रहा है, यानी बैंक से रुपया निकाल रहे हैं और राज ट्यूटोरियल के गल्ला में कैश में रुपया जा रहा है, तो बैंक से रुपया निकल रहा है, तो बैंक इज अ गिवर, और कैश में रुपया जा रहा है, कैश इज कमिंग इन, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है। नेक्स्ट सी में ट्रांजैक्शन में क्या हो रहा है, सी में बोल रहे हैं मनीष अग्रवाल के कैश अकाउंट से रुपया जो है वो राज ट्यूटोरियल के कैश अकाउंट में जा रहा है। मनीष अग्रवाल के कैश से रुपया निकले या मनीष अग्रवाल के बैंक से रुपया निकले वो मैटर नहीं करता है, मैटर करता है कि राज ट्यूटोरियल, क्योंकि हम जो अकाउंट्स बना रहे हैं वो राज ट्यूटोरियल का बन रहा है, तो मैटर ये करता है कि राज ट्यूटोरियल के कैश में जा रहा है कि बैंक में जा रहा है, ये मैटर करता है।
मनीष अग्रवाल कैश से निकाल के दे रहा है कि बैंक से निकाल के दे रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसीलिए क्या है, अपने को देखना है कि राज ट्यूटोरियल के कैश में रुपया जा रहा है। राज ट्यूटोरियल के कैश में जाना मतलब कैश अकाउंट डेबिट। देने वाला कौन है? मनीष अग्रवाल। वो कैश से दे या बैंक से दे या कहीं से भी दे, अल्टीमेटली देने वाला मनीष अग्रवाल है जो ओनर है। तो इसीलिए कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल हो जाएगा। सिमिलरली ट्रांजेक्शन नंबर डी में क्या हो रहा है, कैश से या बैंक से रुपया निकल के राज ट्यूटोरियल के बैंक अकाउंट में जा रहा है। देने वाला तो मनीष अग्रवाल है, कहीं से भी दे। लेने वाला कौन है? राज ट्यूटोरियल का बैंक अकाउंट। तो एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। ई ट्रांजेक्शन में क्या हो रहा है? ई में हो रहा है कि राज ट्यूटोरियल के कैश से रुपया निकल रहा है और मनीष अग्रवाल के पास रुपया जा रहा है। अब वो मनीष अग्रवाल के बैंक में जाए या मनीष अग्रवाल के कैश में जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इंपॉर्टेंट ये है कि निकल राज ट्यूटोरियल कहां से दे रहा है? राज ट्यूटोरियल कैश से दे रहा है। तो एंट्री हो जाएगा ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि अल्टीमेटली मनीष अग्रवाल के पास जा रहा है। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि राज ट्यूटोरियल के कैश से निकल। सिमिलरली अगर राज ट्यूटोरियल के बैंक से रुपया निकलेगा तो मनीष अग्रवाल को मिल रहा है, कैश में मिले या बैंक में मिले, कहीं भी मिले, राज ट्यूटोरियल के बैंक से रुपया निकल रहा है। तो एंट्री होगा ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, समझ में आ गया कि कितना अलग अलग टाइप का ट्रांजेक्शन होता है और कैसे इसको करते हैं। अब ये जो पूरा लिस्ट ऑफ ट्रांजेक्शंस है और इसका जो जर्नल एंट्री मैंने दिया है, ये ऑलमोस्ट 80% ऑफ द ट्रांजेक्शंस को कवर कर चुका है। बचा है कुछ एडजस्टमेंट एंट्रीज और कुछ टिपिकल एंट्रीज, वो हम लोग बाद में करेंगे। एक बार ये चीज क्लियर हो जाए, अब क्वेश्चन आता है आप लोग को क्या करना है। आप लोग को ये चार्ट जो पूरा दिया है, जिस तरह से मैंने पूरा लिख के समझाया और उसका जर्नल एंट्री किया, आप लोग को ये चार्ट को देख देख के 2 बार 3 बार 4 बार लिख लिख के इस तरह से प्रैक्टिस कर लेना है कि एक बार आप लोग खुद ये पूरा चार्ट अपने आप बनाने लायक बन जाओ और ये चार्ट बना के जर्नल एंट्री लिख के पूरा इसको समझाने लायक बन जाओ। जिस दिन ये हो गया, 1 दिन 2 दिन 3 दिन लगेगा, जिस दिन ये हो गया समझ जाओ आपका 80% ऑफ द जर्नल एंट्री इज डन। ठीक है, कोई हम लोग को लंबा चौड़ा प्रोसेस में जाने की जरूरत नहीं है कि गोल्डन रूल लगाओ, कौन सा पर्सनल अकाउंट है, कौन सा रियल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट का नियम क्या है, रियल अकाउंट का, वो सब नियम थ्योरेटिकली जानना जरूरी है क्योंकि कभी कभी जरूरत पड़ेगा। पर हर छोटा छोटा ट्रांजेक्शन में अगर इतना लंबा रूट से आएंगे ना तो हमारा अकाउंट्स में कभी स्पीड नहीं बढ़ेगी। तो स्पीड अगर बढ़ाना है तो ये पूरा चार्ट को अच्छा से लर्न करो, देख देख के 2 बार 3 बार 4 बार लिख लिख के प्रैक्टिस करो, तब जाके ये पूरा कंसेप्ट हम लोग का क्लियर हो जाए। तो आज का सेशन को यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग कुछ टिपिकल एंट्री समझेंगे, वहां पर हम लोग देखेंगे कि और भी कैसे किया जाता है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन।